हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गलवान घाटी वाली घटना को 1 साल पूरा होने पर एलएसी के अपोजिट चीन के डेप्थ एरियाज में देखी गई है चाइनीज आर्मी की हैवी मोबिलाइजेशन। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या के मामले में भारत पीछे है चीन और पाकिस्तान से। जानिए कि सच में एलएसी के पास डिप्लॉय हुई है अग्नि 5 मिसाइल। पहली बार कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में इंडियन आर्मी ने ओपन करी नेपाली विमेंस के लिए भी वैकेंसीज, और अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इंडियन नेवी को डिलीवर की जाएगी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम अपनी उन 20 वीर जवान योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जो आज से ठीक 1 साल पहले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में इस देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता के साथ चीनी सैनिकों को यह समझा दिया था कि वे भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और बहादुरी को कम आंकने की गलती ना करें। और हम अपने इन गलवान के बलवानों को कोटि कोटि नमन करते हैं, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा इनका ऋणी रहेगा। आज गलवान घाटी वाली घटना को 1 साल पूरा हो चुका है, और इस मौके पर हमारे वीर बहादुर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए लेह स्थित वॉर मेमोरियल पर इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और इस घटना को 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी पूर्व लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, और पूर्व लद्दाख के जिन 4 महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट होना बाकी है उसके समाधान के लिए अभी तक चीन की तरफ से कोर कमांडर्स लेवल की अगली मीटिंग के लिए कोई भी डेट्स कंफर्म नहीं की गई हैं। और जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं जिनके मुताबिक चीन चाहता है कि सीमा के तनाव का समाधान ढूंढने के लिए जो अगली मीटिंग कंडक्ट की जाए वो कोर कमांडर्स लेवल पर ना होकर बल्कि डिवीजन कमांडर्स लेवल पर हो, जिसमें दोनों देशों के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स शामिल रहें। और कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारत चीन के इस आइडिया पर विचार कर रहा है। बाकी इंडियन आर्मी को ऐसे भी कुछ इनपुट्स मिले हैं कि चीन एलएसी के अपोजिट अपने डेप्थ एरियाज में ट्रूप्स, आर्टिलरी और आर्मर मूवमेंट्स को एक बड़े लेवल पर मोबिलाइज कर रहा है। हालांकि इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक वे चीन की तरफ से उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन जिस तरीके से अपने डेप्थ एरियाज में अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि मानो चीन उस चीज को हासिल करने की तैयारी में है जिसे वो पिछले साल हासिल नहीं कर पाया था। हालांकि वो बात अलग है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के रहते हुए चीन इस साल तो क्या किसी भी साल अपनी नापाक हरकत को अंजाम नहीं दे सकता है। और जबकि पिछले साल से ही जब गलवान घाटी वाली घटना हुई थी तो उसके बाद से ही इंडियन एयरफोर्स भी अपने फाइटर्स के साथ सीमा पर बैटल रेडी कंडीशंस के साथ तैनात है। कल की ही डिफेंस अपडेट की बात है। हमने आपको ICAN यानी कि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की एक रिपोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वर्तमान समय में जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस चाइनीज वायरस पेंडेमिक के खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में भी दुनिया की जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं वो अभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर काफी ज्यादा स्पेंड कर रही हैं। तो अब सिप्री की तरफ से भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है, और इस रिपोर्ट में दुनिया की जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं उनके पास कितने एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं रशिया के पास, जिसकी संख्या है करीब 6255। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, इसके पास है 5550 न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी कि ये दोनों कंट्रीज इस मामले में सबसे आगे है। बाकी अगर बात करें फ्रांस की, उसके पास है 290, यूके के पास है 225, इसराइल के पास है 90 और नॉर्थ कोरिया के पास है करीब 40 से 50। हालांकि जाहिर सी बात है कि जो ये वॉरहेड्स की संख्या है ये एग्जैक्ट नंबर में तो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंट्री इस तरह की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली पब्लिक पर जारी नहीं करती है, वो हमेशा सीक्रेट रखी जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा वॉरहेड है। और हमें पता है कि दुनिया में 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को केवल 3 ही कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जानने में दिलचस्पी होगी। और वो 3 कंट्रीज कौन है? भारत और उसके चिंदी और निकम्मे पड़ोसी यानी कि चीन और पाकिस्तान। तो सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अभी वर्तमान समय में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या है वो है लगभग 350। वहीं पाकिस्तान के पास है 165 और भारत के पास है 156, यानी कि भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या चीन और पाकिस्तान दोनों से कम है। लेकिन अग्नि 5 मिसाइल, राफेल फाइटर्स और अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन्स, इस तरह के बेहतरीन प्रोग्राम के चलते वॉरहेड की संख्या चीन और पाकिस्तान से कम होने के बावजूद भी भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी पर पूरा विश्वास है। और वैसे भी हमने आपको भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए किसी 2 कंट्री के बीच कोई परमाणु युद्ध होता भी है तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश अपने आधे से अधिक परमाणु हथियारों को इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा।
और वैसे भी आपके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इस बात से तब तक फर्क नहीं पड़ सकता है जब तक कि आपके पास उस वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद ना रहे। और भारत के पास वो सभी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो उसे एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं। बाकी सिपरी की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका और रशिया के अलावा जो बाकी के अदर 7 कंट्रीज हैं वो अभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को या तो डेवलप या फिर डिप्लॉय करने पर काम कर रही है। और सिपरी का ये भी कहना है कि चीन, भारत, पाकिस्तान तीनों ही अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। और अगर सारी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिलाया जाए तो उसकी कुल संख्या होगी लगभग 13,080। अभी सोशल मीडिया पर एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इस पिक्चर को लेकर कहा गया है कि ये भारत की न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पिक्चर है। और ये तब क्लिक की गई है जब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। हालांकि जो ये पिक्चर है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये वोल्वो का ट्रक है जो कि कैनिस्टर के साथ अग्नि 5 मिसाइल को कैरी कर रहा है। और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पिक्चर को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ये ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में अग्नि 5 मिसाइल की सबसे पहली पिक्चर है। और इस तरह की संभावना है कि ये पिक्चर खास करके तब क्लिक की गई होगी जब इस मिसाइल को किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले जाया जा रहा होगा। लेकिन ये एक लेटेस्ट पिक्चर है, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, यानी कि इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है कि ये पिक्चर किस दिन क्लिक की गई है। और वैसे फिलहाल अभी अग्नि 5 मिसाइल को औपचारिक रूप से सर्विस में इंडक्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट जरूर आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत अग्नि 5 मिसाइल को इसी साल डिप्लॉय करने की योजना बना रहा है। हालांकि इस पिक्चर के बाद कुछ ऐसे दावे भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल को LEC पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल है और इसकी रेंज इतनी है कि अगर इसे न्यू दिल्ली से भी फायर किया जाए तो भी आराम से चीन की कैपिटल बीजिंग पहुंच जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर इसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना भी है तो भी LAC पर इसे डिप्लॉय करने की जरूरत तो नहीं है। और वैसे भी इस तरह के वेपन्स को उन लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जाता है जहां से वे अपने उस स्ट्रेटेजिक टारगेट तक आसानी से पहुंच सके और जो उनका टारगेट है वो खुद उन्हें टारगेट ना बना सके। और वैसे भी अभी सिपरी की जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड वाली रिपोर्ट आई थी तो इसने एक तरीके से इस पिक्चर के साथ मिलकर आग में घी डालने का काम किया है और इसी वजह से ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी हॉट टॉपिक भी बनी हुई है। बाकी इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और बाकी एक संदेश कुछ निकम्मे लोगों के लिए भी है और वो ये है कि ये अग्नि 5 मिसाइल की पिक्चर है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाई जाने वाली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इंडियन नेवी को हैंडओवर की जाएगी। हालांकि इसकी जो डिलीवरी है वो और जल्दी होनी थी, लेकिन चाइनीज वायरस पैंडेमिक के चलते इसमें भी डिले देखने को मिला है। और जबकि मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ही बनाई जाने वाली कलवरी क्लास की 34 सबमरीन INS वेला अगले साल मार्च के महीने तक डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। बाकी एक रिपोर्ट यह है कि इंडियन आर्मी द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ एक नई मिलिट्री ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसे शॉर्ट फॉर्म में DFC कहते हैं, इसको लेकर इंडियन आर्मी का कहना है कि DFC बनाकर इंडियन रेलवे ने पूरे भारत में सामानों की तेजी से ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित कर दिया है। और इसके परीक्षण के हिस्से के तौर पर कल सोमवार को इंडियन आर्मी ने मिलिट्री ट्रेन पर अपने टैंक्स, व्हीकल्स और अदर इक्विपमेंट को न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा के बीच ट्रांसपोर्ट किया है और जिससे इस कॉरिडोर की जो क्षमता है उसकी पुष्टि हो चुकी है। और आसान शब्दों में बता दें कि इसके सफल परीक्षण के साथ ही अब इंडियन आर्मी इमरजेंसी सिचुएशंस में और भी तेजी से अपने आप को मोबिलाइज कर सकती है। और बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक है वेस्टर्न DFC जो होगा करीब 1506 किलोमीटर लंबा और दूसरा है ईस्टर्न DFC जो होगा करीब 1875 किलोमीटर लंबा। और इन दोनों कॉरिडोर को भारत के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। और इस कॉरिडोर का मतलब है देश में एक सेफ और एफिशिएंट फ्रेट यानी कि माल ढोने वाले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाना। और अभी वर्तमान समय में जो ये वेस्टर्न DFC है वो हरियाणा से महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा, वहीं जो ईस्टर्न DFC है वो पंजाब से वेस्ट बंगाल को। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारी मई महीने की विदेश मैगजीन लॉन्च हो चुकी है और जैसे कि हमने कहा था कि फर्स्ट 1000 बायर्स को ये मैगजीन केवल 11 रुपये में मिलेगी। तो बता दें कि इसकी डिमांड को देखते हुए हमने इस ऑफर को 500 और यूजर्स के लिए बढ़ा दिया है और इसलिए अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो यही सही समय है इसे खरीदने का। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बाइंग लिंक मिल जाएगा। इंडियन आर्मी की तरफ से पहली बार अब कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में नेपाल ओरिजिन की विमेंस के लिए भी वैकेंसीज को ओपन किया गया है और आर्मी का कहना है कि वे युवाओं के लिए दायरा बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल दोनों ही तरह के नेपाली यूथ की भर्ती को जारी रखना चाहते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी अलग तरह का क्राइटेरिया रखा गया है
और जबकि इसमें उन कैंडिडेट्स को थोड़ी छूट दी जा सकती है जिनकी पेरेंट्स की मृत्यु इंडियन आर्मी में सर्विस करने के दौरान हुई थी। बाकी एक रिपोर्ट यह है जिसमें इजरायली कंपनी रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से बताया गया है कि एशियन रीजन की किसी एयरफोर्स ने उनकी कंपनी को बीनेट एआर कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए चुना है और रफाइल द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले बीनेट एसडीआर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को वो एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट की सभी फ्लीट में इस्तेमाल करेगी। हालांकि कंपनी ने उस एशियन कंट्री का नाम नहीं बताया है जिसकी एयरफोर्स की तरफ से उन्हें चुना गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी और उसके अगले दिन जब जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश करी थी, हालांकि जिसमें वे पूरी तरीके से नाकाम रहे थे, तो इन दोनों घटनाओं के बाद इंडियन एयरफोर्स को इस बात का एहसास हुआ था कि उनके पास एक सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम की कमी है और अगर ये कमी पूरी नहीं की जाती है तो भविष्य में उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है। तो इसलिए तुरंत इन घटनाओं के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक सेफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को खरीदने का फैसला लिया था जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट फ्लीट में इंटीग्रेट किए जाने थे और इस फैसले के तहत एक इमरजेंसी परचेस के रूप में ये एसडीआर यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम इजराइल से लिए जाने थे। तो इसीलिए इस बात की अधिक संभावना बनती है कि जिस एशियन कंट्री के बाद इजरायली कंपनी रफाइल ने करी है वो एशियन कंट्री कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। हाँ, लेकिन आपको ये क्लियर कर दें कि ये केवल एक तरीके से हमारा अनुमान है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।